Channel again. Good morning, everyone. Let's start 138 episode. गुड़गांव में शाम होने को थी। ट्विंकल को नींद आ चुकी थी और अमित बैठे हुए उसे ही देख रहा था। करण और सुशील कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अमित के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसने ट्विंकल को बुलाने की कोशिश की पर मुंह पर पट्टी बंधे होने की वजह से उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद अमित ने खुद को थोड़ा थोड़ा खिसकाना शुरू किया और वो ट्विंकल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ 5 मिनट की मशक्कत के बाद वो ट्विंकल के पास पहुंच गया। उसने पास जाते ही उसे अपने बंधे हुए हाथों से उसे टच किया। इतने में ट्विंकल डर कर उठ गई। अमित को अपने पास देखा तो वो फिर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अमित ने अपना माथा उसके माथे से लगाया और वो उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। तभी सुशील वहां आया और उसने उन्हें ऐसे देखकर कहा, अरे अरे अरे, प्रेमी युगल एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। सुशील की आवाज सुनकर अमित और ट्विंकल दोनों ने झटके से अपनी आंखें खोली। सुशील उन दोनों की तरफ बढ़ा और उसने अमित को पकड़ा और वो घसीटकर उसे दूर ले जा रहा था कि तभी करण भी वहां पर आ गया और दूर खड़ा होकर देखने लगा। जब सुशील ने उसकी तरफ देखा तब करण ने कहा, चाचा, वो बेड रेडी है, आप जा सकते हैं। नहीं बच्चे, पहले मैं नहीं, पहले तू जाएगा। तू गरम खून है, तेरी प्यास पहले बुझनी चाहिए। इनकी बातें सुनकर अमित बेचैन होने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो ट्विंकल के साथ जबरदस्ती करने के बारे में सोच रहे हैं। अगले ही पल करण ट्विंकल की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख ट्विंकल झटपटाने लगी। करण उसके पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहा था। सुशील कुछ देर ये देखता रहा और फिर तभी अचानक वो ट्विंकल के पास गया और उसे बालों से पकड़कर घसीटने लगा। ट्विंकल चीख रही थी पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। इसके बाद सुशील ने करण की तरफ देखा और ट्विंकल को पैरों से उठाने का इशारा किया। करण ने ट्विंकल को उठाया और दोनों चाचा भतीजा उसे मैदान से उठाकर अंदर फैक्ट्री में ले जाने लगे। अमित किसी मर रहे सांप की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो गई थीं। करण और सुशील ट्विंकल को एक कमरे में ले आए। कमरा खाली था और उसके बीचों बीच एक नया गद्दा रखा हुआ था। ट्विंकल ये देखकर समझ गई थी कि करण और सुशील उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। उसका दिल और दिमाग उसके जिस्म को मानो एक पल में ही छोड़ देना चाहते थे। वो इस पल में नहीं जीना चाहती थी और यही सब सोचते हुए ट्विंकल ने अपना सिर जमीन पर पीटना शुरू कर दिया। सुशील ने जब ये देखा तो उसे गुस्सा आया और वो ट्विंकल की तरफ बढ़ा और उसे 3-4 तमाचे जड़ दिए। उसके बाद उसने करण की तरफ इशारा करते हुए कहा, करण, ऐसे खड़े होकर तमाशा मत देख, इसके कपड़े उतार। ऐसी खूबसूरत बनाएं हर दिन नहीं मिलती। सुशील की बात सुनकर करण जैसे ही आगे बढ़ा, ट्विंकल ने फिर झटपटाना शुरू कर दिया, जिसे देख सुशील ने उसे एक और जोर का थप्पड़ मारा और उसके कपड़ों को निकालने के बजाय उन्हें फाड़ने लगा। ट्विंकल हिम्मत हार चुकी थी। इसके बाद सुशील और करण ने बारी बारी से ट्विंकल के साथ जोर जबरदस्ती की। कुछ घंटों के बाद उन्होंने उसे उठाया और उसे दोबारा उसी मैदान में फेंक दिया जहां अमित था। ट्विंकल अब डेड थी। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। अमित उसे इस हालत में देखकर समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। अमित के शरीर में एक आग दौड़ने लगी और उसके माथे और शरीर की नसें फूलने लग गईं। तभी सुशील ने उसके पास आकर कहा, कहां है तुम्हारा दोस्त आदित्य? न वो तुम्हें बचाने आया, न तुम्हारी ट्विंकल को। मुझे तो नहीं लगता है कि वो आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और तुम दोनों को मार देते हैं। इतना कहकर सुशील हंसने लगा और उसने आगे कहा, वैसे तुम लकी हो, एकदम कड़क सोलमेट मिली है तुम्हें। क्या बोलता है करण? करण हाथ में एक बोतल लेकर खड़ा था। उससे सुशील ने इशारा करके बोतल अपने हाथ में ली और अमित के मुंह से कपड़ा निकाला। जैसे ही कपड़ा अमित के मुंह से निकला, अमित ने उसके हाथ में काट लिया। अमित की पकड़ इतनी जोर की थी कि सुशील के हाथ की चमड़ी उसके मुंह में आ गई। सुशील ने चिल्लाकर उसे धक्का मारा और फिर उसके पेट पर लात मारकर उसे दूर कर दिया। अमित जमीन पर लेटे लेटे बड़बड़ाने लगा, आदित्य वापस आएगा, वो आएगा और तुझे जान से मारेगा और तेरे इस भतीजे को भी। ये मेरा वादा है। तूने अपनी मौत को खुद चुना है। सुशील ने इतना सुनकर करण को कपड़ा उठाने का इशारा किया। इसके बाद करण ने अमित के मुंह में दोबारा कपड़ा ठूंस दिया। गोरखपुर शहर में रात के अंधेरे में आदित्य की टैक्सी उसके घर के बाहर आकर रुकी।
आदित्य जानता था कि जिस टैक्सी को लेकर वो भागा है उसे लेकर वो गुड़गांव नहीं जा सकता। उसे या तो गाड़ी की नंबर प्लेट बदलनी पड़ेगी या फिर गाड़ी ही। वो गाड़ी से निकला और अपने गैराज की तरफ चलने लगा। अंधेरा होने की वजह से घर के अंदर किसी को भी आदित्य के वहां होने का पता नहीं चला। उसने अपने पापा की गाड़ी की नंबर प्लेट निकाली और धीरे धीरे उसे लेकर वो बाहर आया। उसके बाद उसने अपने गाड़ी की नंबर प्लेट टैक्सी में लगाई और गौतम को निकालकर डिक्की में डाला। इसके बाद उसने उसके हाथों को बांधा और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तभी आदित्य की नजर टैक्सी के पीछे पड़े कपड़ों पर पड़ी और वो जानता था कि मृणाली उससे कई सवाल पूछेगी, लेकिन अब उसके पास और टाइम नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और तभी उसे याद आया कि बचपन में वो सगीर चाचा की दुकान से स्कूल बैग खरीदता था। उनकी दुकान आदित्य के घर से कुछ मीटर की ही दूरी पर थी। आदित्य ने तय किया कि वो चाचा की दुकान से एक ट्रॉली बैग लेगा और उसमें सारा सामान डालकर मृणाली को फोन कर देगा। आदित्य अपने घर से निकलकर मार्केट की तरफ बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक बड़ी सी दुकान में कई सारे बैग टंगे दिखे। वो पहचान गया कि यही सगीर चाचा की दुकान है। वो दुकान के अंदर गया। काउंटर पर चाचा बैठे हुए थे। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा लेकिन उसे पहचाना नहीं और कहा, आइए सर। हेल्पर ने आदित्य को स्माइल के साथ ग्रीट किया, जिसका जवाब आदित्य ने भी स्माइल के साथ दिया और वो ट्रॉली से भरे रैक की तरफ बढ़ गया। आदित्य के साथ चल रहे हेल्पर ने उसे कहा, कितना बड़ा ट्रॉली बैग चाहिए? ये देखिए, ये 10 साल की वारंटी के साथ आएगा। आदित्य ने बैग को देखा और कहा, हाँ ये पैक कर दो। कितने का है? ये सर 10,000 का है। डिस्काउंट के बाद 8,000 का पड़ेगा। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद लड़के ने कहा, कुछ और दिखाऊं आपको? हमारा नया वॉलेट कलेक्शन? नहीं, बस इसे पैक कर दीजिए। आदित्य इतना कहकर काउंटर पर खड़ा हो गया। चाचा ने उसे देखकर स्माइल की और फिर उन्होंने टीवी चालू कर दी, जिस पर न्यूज एंकर कह रही थी, गोरखपुर में दिन दहाड़े अपहरण, ट्रॉली बैग में भरकर बिजनेसमैन गौतम को किया गायब। पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ा है जिसकी गाड़ी से अपहरण हुआ है। आइए पुलिस से इस बारे में जानते हैं। दुकान पर मौजूद सब लोग भी टीवी की तरफ देख रहे थे। तब चाचा ने कहा, लो मियां, अब ट्रॉली बैग में किडनैपिंग होने लगी। हम भी एक ऐड लगवा देते हैं कि लोगों को किडनैप करने वाले ट्रॉली बैग यहां मिलते हैं। चाचा की बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर उसने आदित्य की कमीज की तरफ देखा और कहा, अरे मियां, तुम्हारी कमीज और उसकी कमीज एक जैसी है। आदित्य ने चौंक कर टीवी की तरफ देखा, जिसमें वो भीड़ के बीच में धुंधला सा नजर आ रहा था, और फिर कहा, नहीं चाचा, मैं किडनैप करके आपके पास नहीं आता। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया। तभी चाचा ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूं मियां। आदित्य टीवी को देख रहा था, जिस पर अब टैक्सी की फोटो डिस्प्ले हो रही थी और उस पर गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही थी। आदित्य ने पैसे गिने और चाचा को देकर वो दुकान से बाहर निकल आया। आदित्य को अब जल्द से जल्द गोरखपुर से बाहर निकलना था, लेकिन वो उस गाड़ी को नहीं ले जा सकता था, क्योंकि हर नाकाबंदी पर पुलिस इसी स्विफ्ट डिजायर को ढूंढ रही थी। आदित्य यही सोचते हुए गाड़ी के पास आया तो उसने देखा कि कुछ लोग उसकी गाड़ी को देख रहे हैं। आदित्य ने अपने कदम तेज किए और जल्दी से जाकर उसने ट्रॉली बैग रखा और वो टैक्सी लेकर निकल गया। आदित्य समझ गया था कि अब इस गाड़ी को साथ रखना खतरे को बुलाने जैसा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद उसने देखा कि उसके फोन पर मृणाली का फोन आ रहा था। आदित्य ने गाड़ी धीमी करी, उसने फोन की तरफ देखा और वो खुद से बात करने लगा, क्या मुझे मृणाली को सब कुछ बता देना चाहिए? अगर मैं उससे झूठ बोलूंगा और उसे कुछ भी पता चल गया तो हमारे रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। आदित्य ये सोच ही रहा था कि फोन दोबारा बजा। इस बार फिर मृणाली ने उसे फोन लगाया था। आदित्य फोन उठाता इससे पहले ही उसे साधु बाबा की बात याद आ गई, ये युद्ध तुम्हें अकेले लड़ना है। आदित्य ने गाड़ी से बाहर देखा। गुड़गांव 800 किलोमीटर और हाईवे की तरफ इशारा करता एक रोड साइन बोर्ड लगा था। आदित्य ने गाड़ी हाईवे की तरफ मोड़ी और मृणाली को कॉल किया। कुछ ही सेकंड में उसने फोन उठा लिया और आदित्य ने कहा, हेलो मृणाली, कहां हो तुम? तुम्हें घर वापस आना चाहिए। मृणाली ने उसे रोकते हुए कहा। तभी आदित्य ने कहा, मृणाली, हमारी टैक्सी हाईवे पर खराब हो गई है, तुम्हें पापा की कार लेकर आना पड़ेगा, हम उसी से जाएंगे गुड़गांव। आदित्य, तुम पागल हो गए हो? पापा उनकी कार हमें क्यों देंगे? मृणाली ने इरिटेट होकर पूछा। तब आदित्य ने आगे कहा, अब एक काम करो,
तुम माँ से पुरानी एम्बेसडर की चाबी लो और उसे लेकर आ जाओ। तब मृणाली को कुछ डाउट हुआ और उसने पूछा, तुम मुझे बताओगे भी कि अब उस सुशील ने क्या किया है और उसके बदले तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिससे हमारी जिंदगी में और उथल पुथल मचेगी? आदित्य मृणाली से यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक सेकंड के लिए वो रुक गया और फिर उसने कहा, मृणाली, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि इस बार मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, बट प्लीज अभी मैं जो बोल रहा हूं वो करो। लेकिन आदित्य, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वापस घर आना चाहिए? माँ रो रही थी और दादू और पापा भी उदास हैं। आदित्य एक सेकंड के लिए ठहर गया और एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मृणाली, मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। ट्विंकल और अमित को सुशील ने किडनैप कर लिया है और मुझे कुछ भी करके गुड़गांव जाना पड़ेगा। मृणाली को कुछ समझ नहीं आया और उसने सरप्राइज टोन में पूछा, क्या? ट्विंकल और अमित को किडनैप कर लिया है? आर यू किडिंग? उन्हें भला वो क्यों किडनैप करेगा? मृणाली, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी के लिए प्लीज तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, आदित्य ने कहा। और तभी मृणाली ने कहा, आदित्य प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। आदित्य ये सुनकर चिढ़ गया और उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मृणाली, तुम फोन काटो और जल्दी से हाईवे पर आओ, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूं। इतना कहकर आदित्य फोन काट देता है। मृणाली कुछ देर फोन कटने की आवाज को सुनती है। आदित्य टैक्सी को हाईवे से उतारकर सर्विस रोड पर अंधेरे में खड़ा कर देता है। Thanks for your. This is interesting. The next chapter is coming shortly.